arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन। प्रस्तुत कहानी का नाम अकेलेपन की त्रासदी। किसी कोठी में कभी हंसी का स्वर गूंजता था। पापा और मम्मा के संग बैठकर हम तीनों गपास्टक करते थे। जहां मम्मी जैसी स्नेहमयी माँ और प्यार करने वाले पापा हों, वहां मुझ जैसा भाग्यवान कौन हो सकता है। इस सुखद जीवन में यकायक ऐसा झंझावत आया जिसने सब तहस नहस कर दिया। मम्मा की मौत ने हमें तोड़ कर रख दिया। मम्मा का पार्थिव शरीर आंगन में रखा था। वातावरण की निस्तब्धता में रुदन का स्वर गूंज रहा था। वातावरण में रुदन का स्वर गहरा रहा था। सफेद कुर्ते पैजामे में पुरुष वर्ग और सफेद साड़ियों में स्त्रियां बैठी हुई थीं। कमरा मरघट जैसे सन्नाटे में तब्दील हो गया था। धीरे धीरे करके सभी परिचित जाने लगे। मेरे पापा सफेद कुर्ते पैजामे में निरीह प्राणी की तरह गर्दन नीची करके बैठे थे। उनकी दशा देखकर मेरा मन रो उठा। मैंने चाय का गिलास उन्हें पकड़ाते हुए कहा, पापा चाय पी लीजिए। पापा कुछ बोले नहीं। उनकी शक्ल देखकर मैं धक से रह गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनका खून चूस लिया हो। वो उठे और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। मैं पीछे पीछे कमरे में आ गई। उनका हाथ प्यार से पकड़ते हुए मैंने कहा, पापा धीरज धरिए, विधि का लिखा कौन मिटा सकता है। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वो बोले, तेरी मम्मी के बिना कैसे रह पाऊंगा। भगवान ने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। लोग ठीक कहते हैं, भगवान भी उन्हीं लोगों को अपने पास बुलाता है जो प्रिय होते हैं। विवाह के 30 वर्ष हमने इकट्ठे व्यतीत किए थे। वो सुखद क्षण क्या भुलाए जा सकते हैं। ये सूना घर मुझे काटने को दौड़ेगा। तेरी माँ के बिना मैं कैसे रह पाऊंगा। ये कहते कहते पापा संज्ञा शून्य होकर रह गए। किसे पता था कि मम्मी इस उम्र में पापा को अकेला छोड़कर इस संसार से प्रस्थान कर जाएंगी। मेरी छोटी बहन जो अमेरिका में थी, मैंने उसे खबर कर दी, पर समय अभाव के कारण वो नहीं आ पाई। मेरे पति राकेश से मैंने कहा, पापा को अकेले कैसे छोड़ें। वो कभी अकेले नहीं रहे थे। उनको तो घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चाय तक तो वो बना नहीं सकते। माना हम नौकरानी रख देंगे, पर अगर वो ना आ पाई तो पापा भूखे रह जाएंगे। बाजार का खाना उन्होंने कभी खाया नहीं है। ऐसी स्थिति में समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैंने पापा से बहुत कहा कि वो हमारे संग चल कर रहें, पर वो किसी प्रकार राजी नहीं हुए। वो बोले, बेटी मैं रह लूँगा, अगर परेशानी हुई तो तुम्हें खबर कर दूंगा। हार कर हमें पापा को अकेला छोड़कर जाना पड़ा, पर जाने से पहले अपने भरसक सभी इंतजाम मैंने कर दिए। एक महाराजन को समझा बुझाकर तथा पापा को ढांढस देकर मैं अपने पति के संग लौट आई। हम रोज पापा को फोन करके हालचाल ले लेते थे। पापा के पत्रों और टेलीफोन से पता चलता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हम पति पत्नी निश्चिंत होकर अपनी नौकरियों में व्यस्त हो गए। मेरे पति राकेश और मैंने तय किया कि कुछ छुट्टी लेकर पापा से मिलने और कोशिश करके उन्हें अपने संग रहने को ले आएं। पर इसी बीच हमारे पड़ोसी का फ़ोन आया कि पापा सीढ़ियों से गिर पड़े हैं और उन्हें काफ़ी चोट आई है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हम दोनों बदहवास होकर फौरन चल पड़े। अस्पताल में पापा की दशा देखकर मेरी आंखों से तो झरझर आंसू बहने लगे। सफ़ेद चादर में लिपटे पापा का शरीर आधा रह गया था। शरीर में लगता था किसी ने खून चूस लिया हो। मैं रोती रोती पापा से बोली, पापा आपकी ये हालत हो गई है और आपने हमें खबर भी नहीं की। क्या मैं अब इतनी पराई हो गई। पापा मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, अरे पगली तू आ गई है, कुछ दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा। पापा को काफ़ी चोट आई थी पर हड्डी नहीं टूटी थी। इस कारण डॉक्टर ने जल्दी छुट्टी दे दी। घर की हालत देखकर मैं दुखी हो गई। लगता था वर्षों से इस घर में कोई रहता ना हो। जगह जगह मकड़ी के जालों ने अपना घर बना लिया था।
मम्मी के समय घर कितना चमकता रहता था। मम्मी एक कुशल गृहिणी थी। पापा ने कभी जाना ही नहीं कि गृहस्थी मम्मी कैसे चलाती हैं। मम्मी कभी हंसकर कहती थी कि ज़रा गृहस्थी के बारे में भी दिलचस्पी लिया करो, तो पापा हंसकर कहते, तुम तो हो, तुम्हारे रहते क्यों इस जंजाल में फंसूं। मम्मी मुस्कुरा देती, फिर कहती, मैं नहीं रहूंगी तो कैसे करोगे। पापा कहते, ऐसा हो ही नहीं सकता, पहले मैं जाऊंगा। मम्मी अपनी हथेली को उनके मुंह पर रखकर कहती, ऐसी बात अब मुंह से न निकालना, वरना मैं तुमसे बोलना छोड़ दूंगी। इस प्रकार हमारी यह खुशहाल जिंदगी चल रही थी, पर मम्मी की मौत से हमारी खुशहाल जिंदगी में वज्रपात हो गया। ऐसा लगता पापा अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। वो मुंह से कुछ नहीं कहते, पर उनकी आंखों में मूक रुदन देखकर मेरा मन रो उठता। मैं पापा का दुख कैसे बांटूं समझ में नहीं आता था। मैंने कहा, पापा, इतने दिन मैंने आपकी बात मानकर आपको अकेला छोड़ दिया था, पर अब आपको मेरी बात माननी होगी। आपको हमारे संग चलना होगा, वरना मैं यहीं रह जाऊंगी, चाहे मुझे अपनी गृहस्थी छोड़नी क्यों ना पड़े। हार कर पापा को हमारे संग चलना पड़ा। घर पहुंचकर मैंने पापा के कमरे में सभी ज़रूरी सामान की व्यवस्था कर दी, ताकि उन्हें कोई कष्ट ना हो। नौकरानी को कड़ा निर्देश था कि पापा को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो उन्हें दे दे। सभी ठीक से इंतज़ाम कर हम पति पत्नी ऑफिस जाने लगे। शाम को मैं कोशिश करके जल्दी ही लौट आती थी कि पापा को अकेलापन न खले। कभी कभी पापा को अकेले में रोता देखकर मेरा मन रो उठता था। पापा को ऐसी स्थिति में देख मुझे लगता था कि वृद्धावस्था एक मूक रुदन है। जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं वही जानते हैं इस अकेलेपन का दर्द। ये प्राणी अपनी व्यथा किसे सुनाए, कौन उसका अकेलापन बांट सकता है। सच पूछा जाए तो पति या पत्नी के न रहने पर पल पल काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसी अवस्था में एक हमसफर हो तो इस अकेलेपन में थोड़ा छुटकारा मिल सकता है, पर इस उम्र में फिर से विवाह करने की हिम्मत कौन कर सकता है। जो लोग हिम्मत करते भी हैं वो हंसी के पात्र बन जाते हैं। सभी बातों को विचार कर मैं पापा से विवाह करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। एक दिन मैं पापा से बातें कर रही थी तो पड़ोस की मिसेस गुप्ता आई। मिसेस गुप्ता हमारे हर दुख में सहायता करती आई थी। मैंने पापा से उनका परिचय करा के कहा, पापा, ये श्रीमती गुप्ता है। ये मुझे बेटी जैसा प्यार करती हैं। जब भी कोई तकलीफ हमें होती है ये हमारी सहायता करती हैं। जब भी हमें अच्छा भोजन खाना होता बस यही हमें बनाकर खिलाती हैं। शाम सुबह ये टहलने जाती हैं, आप भी घुमाया करिए। घर में बैठे बैठे आपका मन ऊब जाता होगा। श्रीमती गुप्ता ने उत्साह से कहा कि मेरा रास्ता भी आराम से कट जाएगा। वैसे अभी तक मुझे कोई मित्र मिला नहीं है, जो मिला वो मुझे पसंद नहीं आया। आपको देखकर और बातें करके मुझे लगता है कि आप मेरे मित्र बन सकते हैं। मेरी बातें सुनकर शायद आपको आश्चर्य हो सकता है कि पहली मुलाकात में मैं आपसे कैसे खुल गई, पर ये मैं खुद नहीं बता सकती। सच पूछा जाए तो वृद्धावस्था बिना किसी अच्छे मित्र के काटना बड़ा कष्टदायक होता है। मेरे पति की मृत्यु 8 वर्ष पहले हो चुकी थी। इन 8 वर्षों में अकेलेपन का जो मानसिक कष्ट मैंने झेला है और झेल रही हूँ, वो आप भी शायद झेल रहे होंगे। तन तथा मन से टूटी जिंदगी कट नहीं रही है। एक मेरा बेटा है, अमेरिका में रहता है। उसे हिंदुस्तान आकर मुझसे मिलने की इच्छा नहीं रहती। आडंबरपूर्ण जीवन जीना मुझे पसंद नहीं है। मेरे पति बड़े ही सरल स्वभाव के थे। उनके संग व्यतीत किए समय को भूलना मुश्किल है। उनकी मौत के बाद मैं पागल सी हो गई थी, पर धीरे धीरे मैं अपने को संभाल रही हूँ। कभी कभी अकेले में चीख चीख कर रोती हूँ, पर मेरे आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होता। ये कहते कहते श्रीमती गुप्ता की आंखों से टपाटप आंसू गिरने लगे। वर्षों से दबी पीड़ा जैसे बांध तोड़कर आंखों द्वारा गिरने लगी। मैंने तथा पापा ने इस बांध को रोका नहीं। थोड़ी देर रोने के बाद जब उन्हें होश आया तो वो अपनी कमजोरी पर शर्म से भर गईं। इतने वर्षों में हमने उन्हें कभी इस प्रकार दुखी होकर रोते नहीं देखा था। पापा के बारे में उन्हें पहले ही सब कुछ बता चुकी थी। शायद इसी कारण कि एक भुक्तभोगी ही उनकी व्यथा तथा अकेलेपन का दर्द समझ सकता है, इस कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाई थी। कुछ देर बैठने के बाद श्रीमती गुप्ता बोली, माफ़ कीजिएगा, मैंने आप सबके अच्छे खासे समय को खराब कर दिया। क्या करूं, आज न जाने कैसे मेरे सब्र का बांध टूट गया।
ये कहते कहते शर्म से उनका मुंह लाल हो गया। पापा को शायद अपने अकेलेपन का दुख ताज़ा हो गया। वो बोले, श्रीमती गुप्ता, आपका दर्द मेरा दर्द भी है। मैं भी उसी दौर से गुजर रहा हूँ जिससे आप गुजर रही हैं। पर हम कर क्या सकते हैं? ये स्थिति तो सभी लोगों की हो सकती है। ना कोई संग आया है, न जाएगा। अकेलापन तो चाहे स्त्री का हो या पुरुष का, उनको झेलना ही पड़ेगा। थोड़ी सुस्थिर होने पर श्रीमती गुप्ता मुझसे बोली, चलो बेटी, आज तुम्हारे रसोई घर में चलकर कुछ बनाते हैं। जीवन की ये गाड़ी तो हमेशा इसी प्रकार चलेगी। दुख करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कुछ दूसरी बातें करेंगे और चाय नाश्ते का आनंद लेंगे। अगर रोते रहे या दुख मनाते रहे तो भगवान भी नाराज हो सकते हैं। सुख के दिन भी हमने जिए हैं, दुख को भी झेलने पर हमें रोना नहीं चाहिए। आपका बेटा है, मेरी बेटी है, ये क्या कम सुख है? किसी के तो कोई भी नहीं होता, वो भी तो जीवन यापन करते हैं। श्रीमती गुप्ता ने नाश्ता बहुत ही स्वादिष्ट बनाया था। नाश्ते तथा बातों में श्रीमती गुप्ता और पापा अपना अकेलापन कुछ देर के लिए भूल गए। पर मेरे मन में एक विचार उठा, क्यों ना हम इन दो अकेलों को एक सूत्र में बांधकर हम उनका अकेलापन दूर कर सकते हैं। मैंने सोचा, क्यों ना अपने पति राकेश से सलाह लेकर आगे कदम रखूं। रात में मैंने उनके सामने अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा, तुम्हारा सोचना बिल्कुल सही है, पर पापा से ये बात कैसे शुरू करें? वो ये ना सोचें कि हम उनको रखना नहीं चाहते, और श्रीमती गुप्ता से ये कहने की किसकी हिम्मत होगी? जब दोनों राजी हों, बात तो तभी बन सकती है। मैंने कहा, पापा को मैं राजी कर लूँगी, और श्रीमती गुप्ता मुझे बहुत प्यार करती हैं। अगर उन्हें ये संबंध पसंद नहीं होगा तो वो मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगी। पहले मैं पापा से बात करूँगी। दूसरे दिन जब राकेश ऑफिस चले गए तो मैंने पापा से गंभीर स्वर में कहा, पापा, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। पहले तो ये वायदा कीजिए कि आप नाराज़ नहीं होंगे। दूसरे, इस बात को गंभीरता से सोचकर उत्तर दीजिएगा। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपका दुख समझती हूँ और दुख को हल्का करना चाहती हूँ। मम्मी का स्थान तो कोई नहीं भर सकता, पर उस रिक्त स्थान की थोड़ी पूर्ति तो कर सकते हैं। आपकी अभी लंबी जिंदगी पड़ी है। 55 की उम्र क्या होती है? इस रिक्त स्थान को तो आपको भरना होगा। भौचक पापा मेरा मुंह ताकने लगे। उन्हें लगा उनकी बेटी इतनी बड़ी कब से हो गई कि अपने पापा से ऐसी बातें कर सकती है। थोड़ी देर पापा कुछ सोचते रहे, फिर लगा उनको इसका हल मिल गया है। वे हंसकर बोले, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी? फिर मेरे विचार उससे मिल सकेंगे, इसकी क्या गारंटी है? मैंने कहा, स्त्री मिल जाएगी, आपके विचारों से उसके विचार भी मिल जाएंगे। पापा बोले, क्या मैं उस स्त्री से मिल सकता हूँ? मैंने हंसकर कहा, अरे कल ही तो मिले थे। पापा गंभीर होकर बोले, किसकी बात कर रही हो? मैंने कहा, श्रीमती गुप्ता की, और किसकी करूँगी? उन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है, वो ज़रूर राज़ी हो जाएंगी। पापा गंभीर होकर बोले, बेटी, जितना प्यार वो तुम्हें करती हैं, ये बात सुनकर कहीं नाराज़ होकर तुमसे संबंध ना तोड़ बैठें। फिर पापा बोले, बेटी, जैसा तुम उचित समझो करो। पापा की सहमति मिल जाने पर मैंने संतोष की सांस ली। शाम को मैं श्रीमती गुप्ता से मिली। वो हंसकर बोली, बेटी, आज बेवक्त कैसे आई हो? तुम तो शाम को ऑफिस से लौटने के बाद आती हो। चलो, तुम्हारे आने से मेरा अकेलापन बड़े आनंद से कटेगा। अकेले बैठे बैठे अतीत की यादों से आंखें भर आती हैं। कभी कभी मन करता है इस अकेलेपन को मौत के आगोश में जाने से ही शांति मिल सकती है। फिर सोचती हूँ, इतनी कायर बनना अच्छी बात नहीं है। भगवान के दिए इस शरीर पर हमारा हक नहीं है। इस अकेलेपन से तो मुझे लड़ना होगा। मैंने गंभीरता से कहा, आंटी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। आप मुझे प्यार करती हैं, इसी विश्वास पर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। श्रीमती गुप्ता ने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तुझे बेटी माना है, मुझसे बात करने में तुझे संकोच नहीं करना चाहिए। एक तू ही तो है जो मेरे रिक्त हृदय में मरहम लगाती है। मेरा अकेलापन कुछ क्षणों के लिए दूर हो जाता है। ये क्या कम संतोष की बात है? तू बेखटके अपने हृदय की बात मुझसे कर सकती है। मुझे लगा शायद मेरी बात बन जाएगी। मैंने गंभीरता से कहा, आंटी, पापा का और आपका अकेलापन दूर हो सकता है, बशर्ते आप दोनों मेरी बात मान लें। मैं छोटी हूँ, पर आप दोनों का अकेलापन दूर हो सकता है, बशर्ते आप दोनों एक सूत्र में बंध जाएं। आप दोनों ही अपने जीवन से ऊब रहे हैं, इसे आसानी से आप दोनों दूर कर सकते हैं जीवन साथी बनकर, एक दूसरे का होकर,
अकेलेपन से छुटकारा पा सकते हैं। थोड़ी देर सोचने पर श्रीमती गुप्ता के चेहरे पर संतोष की रेखा दिखाई पड़ी। वो बोली, पर तुम्हारे पापा की सहमति भी है? मैंने कहा, पापा से सहमति पाकर ही मैंने आपसे बात की है। वैसे आज शाम पापा आपसे मिलने आ जाएंगे, आप दोनों अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। श्रीमती गुप्ता मौन रही। उनकी मौन सहमति समझकर मैंने संतोष की सांस ली। शाम को मैंने पापा को उनके घर भेज दिया। लौटने पर पापा के चेहरे पर संतोष की रेखा देखकर मैंने समझ लिया कि बात बन गई। दूसरे दिन पापा और श्रीमती गुप्ता के संग हम दोनों ने उनकी सिविल मैरिज कराकर संतोष की सांस ली। पापा तथा श्रीमती गुप्ता के चेहरे पर अकेलेपन से निजात पाने का संतोष झलक रहा था। उनके भविष्य के सपनों के फूल नए सिरे से महकते लगते दिख रहे थे और उन दोनों के चेहरे पर संतोष देख मेरा मन मयूर भी नाच उठा। मुझे लगा आज उन दो दुखियों को एक सूत्र में बांधकर उनके जीवन में प्रकाश करके मैंने कुछ अच्छा कार्य किया है। arparadio.com की प्रस्तुति ऑडियो बुक कहानी संग्रह मेरा घर कहाँ है। लेखिका श्रीमती शकुंतला बृजमोहन। वाचक स्वर संज्ञा टंडन।